हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज अपना धातु एवं अधातु वाला जो चैप्टर है आज अपना पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और आप लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहां पर डालता रहता हूं, रेलवे का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्लास की अपडेट, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को पता है दोस्तों, भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए साइंस के कोर्स पे बड़ा डिस्काउंट आ चुका है। NY200 कोड यूज करिए और आप लोगों को 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा निर्माण बैच 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करेंगे, कोर्स में जाएंगे, निर्माण बैच कॉम्बो भी है, चारों सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। वहां पर NY200 वहां पर भी है, और साइंस के कोर्स पे भी NY200 लगा के आप लोग बाय नाउ कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि मेटल की प्राप्ति कैसे होती है, आ गई बात समझ में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेटल आप लोगों के मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं, जिनकी अभिक्रियाशीलता ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है, वो जनरली कैसे मिलते हैं आप लोगों को? कार्बोनेट अवस्था में या सल्फाइड अवस्था में। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक आप लोगों का मीडियम रिएक्टिविटी वाला है, तो जिंक आप लोगों को कार्बोनेट अवस्था में मिलेगा या आप लोगों को सल्फाइड स्टेट में मिलेगा। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इसको ऑक्साइड में बदलना है। और जैसे ऑक्साइड में आप लोग बदल लोगे, फिर आपका क्या काम बचेगा? इससे ऑक्सीजन हटाना है, यानी इसका रिडक्शन करवाना है, इसका अपचयन करवाना है। सिंपल, आ गई बात समझ में। और अपचयन कराने के लिए आप लोग किसकी सहायता ले रहे थे? किसकी ले रहे थे? कार्बन की ले रहे थे। तो कार्बन रिडक्शन करवा रहा था, इसलिए हमने इसको क्या बोला था? रिड्यूसिंग एजेंट बोला था, अपचायक बोला था। आई बात समझ में? बोलो यस और नो। अब क्वेश्चन ये है कि सर जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना मेटल, जैसे सोडियम बहुत रिएक्टिव है, तो जैसे मान लो आपके पास में सोडियम का ऑक्साइड हो, आपने, है ना, सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। सोडियम जिस भी अवस्था में था, आपने सोडियम ऑक्साइड लिया है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहो कि यार कार्बन आप लोगों का अपचयन कर दे, इससे ऑक्सीजन निकाल ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव है, इसने ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से चिपका रखा है, तो कार्बन ऑक्सीजन को निकाल नहीं पाएगा। या मैं बोलूं कि सोडियम और ऑक्सीजन के बीच की जो एफिनिटी है, जो बंधुता है, जो प्यार है, वो ज्यादा है किससे? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो कार्बन इस ऑक्सीजन को ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार कौन करता है? सोडियम करता है। तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनका अपचयन कराने के लिए आप लोगों को करंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिजली के झटके देने पड़ेंगे, तब जाके आप लोगों को क्या मिलेंगे? मेटल मिलेंगे। आ गई बात समझ में? तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो होते हैं, मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले, उनका अपचयन आप लोग किससे कर रहे थे? उनका अपचयन किससे कर रहे थे? कार्बन से कर रहे थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दोस्तों इनका अपचयन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, यानी विद्युत की सहायता से आप लोग अपचयन करने वाले हो। दोस्तों इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। लिसिस का मतलब होता है टूटना, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, है ना। मुन्ना कुमार जी जरा एक दो चैप्टर के नाम तो बता दो। मुन्ना कुमार जी बोल रहे हैं सर बायोलॉजी का कुछ चैप्टर नहीं हुआ है, तो मुझे एक चैप्टर तो बता दो या कोई एक टॉपिक तो बता दो, ठीक है। आपको सिलेबस पता नहीं है और दोस्तों पढ़ा रहा हूं, इस पे ध्यान देते नहीं हो, फालतू की बात करते हो, है ना। मुझे एक छोटा सा टॉपिक तो बता दो, आप आ जाओ। आगे बात समझ में? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस, हिंदी में विद्युत अपघटन भी बोलते हैं, और दोस्तों या इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यानी विद्युत अपघटनी अपचयन भी बोलते हैं। आगे बात समझ में? बेसिकली आप लोग अपचयन कराओगे किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? करंट की सहायता से। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों का इस बार टेक्नीशियन में पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा तत्व विद्युत अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है?
तो दोस्तों जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, जैसे आप लोगों का एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम है ना, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, विद्युत अपघटन कराना पड़ेगा या इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन कराना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ये जो टॉप पर ये जो बैठे हैं, इनका अपचयन हम लोग कैसे करवाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, है ना? आगे बात समझ में? चलो आ जाओ दोस्तों। जो एक्चुअली में ये जो क्रियाशीलता श्रृंखला में जो आपकी मेटल ऊपर है ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो दोस्तों अगर आप ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो इनके जो ऑक्साइड है, अगर आप लोग चाहो कि हम लोग कार्बन के साथ अभिक्रिया करा दे जिससे कार्बन अपचयन करा देगा, दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो धातु है ना, जैसे सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, ये ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से जोड़ के रखती है। तो ऑक्सीजन के प्रति जो इनका आकर्षण होता है ना, वो काफी ज्यादा होता है। कार्बन का ऑक्सीजन से के प्रति आकर्षण होता है मान लिया, लेकिन इसका और भी ज्यादा होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? अब गुरुजी करते कैसे हैं आप मुझे बताएंगे, विद्युत अपघटन करेंगे कैसे? जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल, क्या सोडियम आप लोगों का काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है क्या? और सोडियम आप लोगों को किस अवस्था में मिलता है ज्यादा? सोडियम क्लोराइड इस अवस्था में मिलता है आप लोगों को। क्लियर है क्या? आ गई? तो बेसिकली हमारा काम क्या है, सोडियम इससे निकालना। तो सर यहां पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, यानी सर रिडक्शन तो करवाना ही नहीं पड़ेगा, अपचयन तो करवाना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों केवल ऑक्सीजन के हटने को अपचयन नहीं बोलते। मैंने आपको बताया था कि जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप लोग बोलते हैं उसका ऑक्सीकरण हुआ है, जब किसी से ऑक्सीजन हटता है तो आप लोग बोलते हैं उसका अपचयन हुआ है। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो आप लोग बोलते हैं उसका ऑक्सीकरण हुआ है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो आप लोग बोलते हैं उसका अपचयन हुआ है। तो अपचयन और तरीके से भी देखा जाता है। ठीक है, अभी पहले एक बार पॉइंट पे आते हैं कि सोडियम क्लोराइड से सर सोडियम हम लोग कैसे निकाले। क्लियर है? और ये काफी हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल है। तो सर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, विद्युत अपघटन अपचयन करना पड़ेगा। अब सर क्या करेंगे हम लोग? बेसिकली सोडियम आपका इस अवस्था में मिलता है, सोडियम क्लोराइड अवस्था में। तो सर इससे सोडियम कैसे निकाले? दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों मैं जल्दी लेकर आऊंगा बुक, यार टेंशन मत लो, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं कर रहा हूं उस पर काम, बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं मैं। दिखाऊं आपको? विश्वास नहीं होता तो दिखाऊं? आप रोज ऐसे पूछते रहते हो, अब मैं क्या बताऊं आप, है ना? आएगी बिल्कुल यार। मैं कोई भी चीज़ आप लोगों को ऐसे जल्दबाजी में कुछ बेकार चीज़ें नहीं देना चाहता। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है कोई भी काम करने में। देखो मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको दिख जाए तो, मुझे नहीं पता आप लोगों को दिखेगी या नहीं दिखेगी, है ना? मतलब ये अभी इंग्लिश में है और चल रहा है, पूरा काम चल रहा है। देखो ये देखो, ये देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ठीक है। तो मैं कर रहा हूं यार, टेंशन मत लो आप। आगे बात समझ में? चलिए अब एक चीज आप लोग ध्यान से समझो। सर सबसे पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को आप लोगों को गर्म करके इसको क्या करना है, मेल्ट करना है। बेसिकली आप लोगों को लिक्विड स्टेट में लाना है, तरल अवस्था में लाना है। आगे बात समझ में? और दोस्तों उसको क्या करना है, आप लोगों को एक कंटेनर में रखना है। तो आपने कंटेनर में क्या रख दिया, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। आगे बात समझ में? बोलो क्लियर है? ठीक है दोस्तों, मुझे एक चीज बताएंगे, सोडियम और क्लोरीन, क्या मैंने बताया था क्या कि सोडियम क्या बोलते हैं, ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन होता है? बोलो हाँ या ना, ऐसा कुछ बताया था क्या, भूल गए? तो दोस्तों क्या इस आपके लिक्विड में क्या बहुत सारे सोडियम आयन और बहुत सारे क्लोरीन आयन होंगे या नहीं होंगे? क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या? बोलो यस और नो। बिल्कुल। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग यहां पर उतारेंगे दो इलेक्ट्रोड। सर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिसके माध्यम से करंट अंदर जाएगी। तो मैंने दो इलेक्ट्रोड उतार दिए, एक ये रहा, एक ये रहा।
अब दोस्तों करंट के लिए आप लोगों को बैटरी यूज करनी पड़ेगी ना, तो मैंने क्या यूज करी, बैटरी यूज करी। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है, नेगेटिव टर्मिनल भी होता है। तो दोस्तों करंट कैसे जाती है सर, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगी इस वाले इलेक्ट्रोड में, फिर दोस्तों जाएगी ऐसे, और फिर आप लोगों का नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी में वापस एंटर करेगी। क्या ये आप लोगों को पता है क्या? बिल्कुल सर। दोस्तों आपको पता है करंट की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन हम लोग मानते हैं करंट की डायरेक्शन, है ना। हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो बेसिकली देखो करंट क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो ये है, क्या इस पे कोई आवेश होता है क्या, कोई चार्ज होता है क्या? तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या आवेश प्रवाहित कर रहा है? बिल्कुल। अब दोस्तों जिस इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड। ए से याद रखो एड, एड, एड का मतलब प्लस, ठीक है। और दोस्तों एक हो जाएगा आप लोगों का कैथोड। बहुत बढ़िया। दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो आप लोगों का इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कहां पर भागेगा? ये नेगेटिव वाले की तरफ भागेगा या पॉजिटिव वाले की तरफ भागेगा? आप मुझे खुद बताओ। तो दोस्तों ये आप लोगों का कहां पर भागेगा? कैथोड की तरफ भागेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात समझ में। और दोस्तों Cl माइनस ये कहां पर भागेगा? पॉजिटिव की तरफ भागेगा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपने जो चैप्टर छोड़ा है क्या वो ग्रुप डी के सिलेबस में नहीं है क्या? मैंने कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। मैं ये तो बोल रहा हूं मुझे एक चैप्टर तो बताओ। तुम कमेंट तो करने आ जाते हो मुंह उठा के, सर ये नहीं। ठीक है, मैं पहली बात तो कोई काम करता नहीं हूं, और करता हूं तो पूरी शिद्दत से करता हूं, आप देख रहे हो यहां पर। ठीक है, तो फालतू के प्लीज कमेंट मत करिए, मुझे काफी बुरा लगता है। इतनी ज्यादा मेहनत करता हूं आपके साथ में, पूरा पढ़ाता हूं, उसके अंदर एक दो बच्चे आके कमेंट कर देते हैं। ये मेटल एंड नॉन मेटल का आज पार्ट नंबर 4 है। आगे बात समझ में, क्यों है पार्ट नंबर 4? क्योंकि हर एक चीज कवर करने में टाइम लगता है, वरना इसको 20 मिनट में भी करा सकता हूं मैं। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए इधर। अब तो क्या क्लोरीन आपका इधर आएगा क्या, और Cl माइनस जोड़ के क्या बना लेंगे? Cl2 क्लोरीन गैस बना लेंगे। तो यहां पर बहुत ज्यादा क्लोरीन गैस बनती रहेगी, और यहां पर क्या होगा? Na प्लस, Na प्लस, Na। ये देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहां पर तो बन जाएगी क्लोरीन गैस, यहां पर आप लोगों का हो जाएगा सोडियम। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? तो अब आप लोग मुझे बताएंगे एक छोटी सी बात बताएंगे, छोटी सी। ये क्या हो गया दोस्तों? ठीक है, आ जाओ। तो बेसिकली होगा क्या, कैथोड पे क्या होगा? देखो कैथोड क्या था आप लोगों का, जो बैटरी के आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है उसे आपने बोला था कैथोड, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको कनेक्ट किया था उसे आपने क्या बोला था? एनोड बोला था। आगे बात समझ में। तो दोस्तों एनोड पे अब देखो, जब करंट फ्लो होगी तो करंट कैसे फ्लो होती है? ऐसे फ्लो होती है, ऐसे फ्लो होती है। आगे बात समझ में। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे? ऐसे फ्लो होंगे। तो Na प्लस कहां पर जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा, और यहां पर जब वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसको प्राप्त कर लेगा। तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा। तो Na प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज को है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा होगा। तो अगर वापस एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? Na बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। आ गई बात समझ में। और दोस्तों यहां पर क्या होगा? Cl माइनस भागेगा इस तरफ, क्लियर है क्या? और Cl माइनस के पास में क्या है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तभी तो नेगेटिव चार्ज है। तो Cl माइनस जोड़ के आपस में स्टेबल हो जाएंगे। इनको जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया था उसकी आवश्यकता थी नहीं, तो ये दोनों एक जना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। तो बेसिकली यहां पर आप लोगों को क्या हुआ? सोडियम मिल गया क्या? अब आप लोग मुझे बताइए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस प्रक्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो इसको रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सोडियम ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है क्या? और दोस्तों इसे ही तो हम लोग, मुन्ना कुमार जी बोलते हैं गुरुजी रोग पाठ। अच्छा, मुन्ना कुमार जी बोल रहे हैं कि सर वो चैप्टर ना गुरुजी रोग पाठ। तो दोस्तों अगर आपने सारी क्लास देखी है तो मैंने रोग के बारे में कुछ बताया था कि डिजीज के बारे में, कि डिजीज वाला चैप्टर आपका हट चुका है। ठीक है, तो हट चुका है तो फिर क्यों कर रहे हो? ठीक है, मुन्ना लाल, नाम मुन्ना लाल
डाउट भी मुन्ने जैसे बच्चों जैसे डाउट है। आगे बात समझ में। तो क्या यहां पर अपचयन हुआ है क्या? बिल्कुल सर, यहां पर अपचयन हुआ है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोलिटिक, सिमिलरली दोस्तों एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे मान लो ये ऑक्साइड स्टेट में मिल गया, तो इसको भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाना पड़ेगा, विद्युत अपघटन अपचयन कराना पड़ेगा। उससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम मिल जाएगा। आगे बात समझ में। तो अब दोस्तों मेटल आप लोगों को कैसे मिलती है, ये बात आप लोगों को पता पड़ गई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों जो मेटल आप लोगों को मिली, क्या आप लोग चाहते हो क्या वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए? बोलो। तो अब आप लोगों को क्या करना है? मेटल को प्योर करना है, उसकी रिफाइनिंग करनी है। दोस्तों रिफाइनिंग करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, हम लोगों को केवल एक तरीका पढ़ना है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या तरीका है? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, करंट के माध्यम से हम लोग किसी मेटल को क्या करेंगे? प्योर करेंगे। क्लियर है? तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, आ जाओ। तो देखिए दोस्तों, मेटल को रिफाइन करना बहुत जरूरी है। मेटल को रिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं दोस्तों, आपको एक ही तरीका पढ़ना है, उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, यानी विद्युत अपघटन शोधन। देखो वो पिछले वाले में और उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, वो एक अलग प्रोसेस है, ये एक अलग प्रोसेस है। ये मेटल को प्योर करने का एक क्या है? तरीका है। तो सर इस वाले तरीके से हम लोग कौन कौन सी मेटल को प्योर कर सकते हैं? दोस्तों बहुत सारी मेटल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तांबा, जिंक, टिन, निकल, चांदी, सोना, है ना। इनको अगर आप लोगों को प्योर करना है तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये मेथड क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को समझाइए। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को क्या मिल गया? कॉपर मिल गया। ठीक है, आप लोगों को कॉपर मिल गया, ये मान लो ये कॉपर आप लोगों को मिला। लेकिन ये क्या है दोस्तों? इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब क्या है? 99.99% ये आप लोगों का, इसमें 99.9999% कॉपर नहीं है। इसका मतलब इसमें कॉपर के अलावा कुछ और भी है, तो उसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों को मेटल मिला वो अभी इम्प्योर हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसको क्या बनाएंगे हम लोग? क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। ध्यान रखना, इम्प्योर जो अशुद्ध है उसे क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। एनोड बनाने का मतलब क्या है? उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों आपके पास में पहले से अगर कोई एक प्योर कॉपर प्रेजेंट हो, प्योर कॉपर, तो दोस्तों वो आप लोग क्या बनाएंगे? उसको कैथोड बनाएंगे। कैथोड बनाने का मतलब क्या है? उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? यहां पर नीचे अंदर एक सॉल्यूशन लेना है, विलियन लेना है। विलियन कौन सा लेना है? इलेक्ट्रोलाइट। सर इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको बोलते हैं? कैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं? कैसे विलियन को बोलते हैं? जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाए। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को बेसिकली यहां पर जो सॉल्यूशन लेना है, विलियन लेना है, वो किसका लेना है? जिस मेटल को आप लोग प्योर करने जा रहे हो उसी के सॉल्ट, उसी के लवण का विलियन होना चाहिए। जैसे मैं क्या यहां पर कॉपर सल्फेट ले सकता हूं क्या? CuSO4 ले सकता हूं क्या? बोलो यस और नो। बोलो, क्या कॉपर सल्फेट में ले सकता हूं क्या? बोलो हां या ना। बोलो हां या ना। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखिएगा, जो अशुद्ध धातु है जिसको आप लोगों को शुद्ध करना है उसको तो बनाना है एनोड, और एक आपके पास में पहले से जो प्योर मेटल है, जैसे प्योर कॉपर है आप लोगों का, उसको आप लोगों को क्या बनाना है? कैथोड बनाना है। आगे बात समझ में? ठीक है सर, आगे की प्रक्रिया बताओ। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही हम लोग करंट पास करेंगे, बैटरी चालू करेंगे, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे करंट जाएगी। करंट ऐसे जा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे आप लोगों के? ऐसे जाएंगे। क्लियर है? अब दोस्तों होता क्या है, एक चीज मुझे बताओ, ये आप लोगों का एनोड आपने किसको बनाया था?
प्योर वाले को, इम्प्योर वाले को? सर इम्प्योर वाले को। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे ये कॉपर है, ठीक है, जैसे ही करंट पास होगी, या मैं बोलूं जैसे ही बटन चालू करेंगे इसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलते ही ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो ये क्या बनेगा, Cu+2 बनेगा। और ये जो Cu+2 आ जाता है वो कहां पर आ जाता है, इस विलयन में आ जाता है कूद के, Cu+2। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब मेरे प्यारे दोस्तों होगा क्या, होगा क्या, तो कॉपर बेसिकली आपका कहां पर आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। अब इसके अंदर की जो, इसमें जो मान लो कुछ मिट्टी भी थी, तो वो मिट्टी तो नीचे नीचे आके गिरती रहेगी, क्योंकि कॉपर तो सारा इधर आ गया। अब बची क्या मिट्टी, मिट्टी भी गिरती रहेगी, सीधे नीचे आ जाएगी। तो एनोड के नीचे जितनी भी इंप्योरिटी है वो जमा हो जाएगी। इसे बोलते हैं एनोड मड, या एनोड कीचड़ के नाम से भी जानते हैं, एनोड कीचड़ के नाम से भी जानते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों, क्या धीरे धीरे ये पतली होती जाएगी, क्या पतली होती जाएगी, क्या पतली होती जाएगी, क्या, क्योंकि कॉपर निकलता जा रहा है। अब दोस्तों क्या होगा, ध्यान से आप लोग समझो, जो इससे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, वो 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली आप लोगों के ऐसे आएंगे दोस्तों। यहां पर क्या होगा, वो Cu+2 वापस 2 इलेक्ट्रॉन को क्रैक कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। तो जो आपके पास में ये पहले प्योर मेटल की कॉपर थी, इसमें और कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, ये और मोटी होती जाएगी। तो आप लोगों का यहां से कॉपर निकल निकल के जो असली कॉपर था वो यहां पर आके जमा हो गया, जो गंदगी थी वो इधर रह गई। आ गई बात समझ में? क्लियर है? और दोस्तों ये एनोड के नीचे जो ये मिलती है मिट्टी, गंदगी जो मिलती है, इंप्योरिटी जो मिलती है, उसको एनोड मड बोलते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी ने जो इसकी हिंदी लिख रखी है ना, वो एनोड पंक लिखा हुआ है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से बोल दे एनोड पंक क्या है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। एनोड मड को ही एनसीईआरटी की हिंदी में क्या बोला गया है, एनोड पंक बोला गया है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? चले आगे आ जाओ। अब बात करते हैं सर, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आप लोगों को पूरा हो चुका। अभी देखो जैसे टेक्नीशियन में क्वेश्चन आए, देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते। विद्युत अपघटनी परिष्करण या विद्युत अपघटन शोधन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये कौन सा प्रोसेस है जो मेटल हम लोगों को मिला उसको प्योर करने का जो तरीका है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अशुद्धियां जो थी, इंप्योरिटी नीचे बैठ जाती है। तो इस अशुद्धि को, इस इंप्योरिटी को आप लोग किस नाम से जानते हो? तो जो एनोड आपने बनाया था, जो आपका इंप्योर मेटल था, अशुद्ध धातु जो था उससे बनाया था, उसकी जो भी मिट्टी निकल के नीचे जमा हो जाती है, जिसको आपने बोला था एनोड मड, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे एनोड मड भी एनोड मिट्टी भी बोलते हैं, एनोड कीचड़ भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में जो इसकी हिंदी लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, एनोड पंक लिखी हुई है ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर आप लोगों को ऑप्शन में एनोड पंक दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। आ गई बात समझ में दोस्तों? और क्वेश्चन करते हैं, बताइए इसका आंसर, बताओ बताओ दोस्तों। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है। दोस्तों कुछ मेटल्स ऐसी है जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, उनको हम लोग ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर कार्बन के अपचयन, कार्बन से उसका अपचयन करवा देंगे, ठीक है। कुछ मेटल होती है जो आप लोगों को फ्री स्टेट में मिलती है, ठीक है। कुछ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है। बन रहे हैं क्वेश्चन? चले आगे, चलो। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कोरोजन यानी संक्षारण प्रक्रिया। सर ये कोरोजन यानी संक्षारण प्रक्रिया क्या होती है, बताओ बताओ। तो देखिए दोस्तों, संक्षारण प्रक्रिया क्या होती है, जब भी किसी मेटल को आप लोग खुले में रख दोगे तो ये क्या करता है, इसके चारों ओर जो बाहरी पदार्थ है, चाहे दोस्तों ऑक्सीजन हो या एयर में जो मॉइस्चर है, नमी है, नमी का मतलब क्या है, वाटर वेपर, जल वाष्प, या दोस्तों इसके मान लो इसके ऊपर कुछ एसिड पटक दिया किसी ने। तो दोस्तों कोई भी मेटल होता है ना, वो अपने बाहरी पदार्थ के कांटेक्ट में जब आता है ना, तो दोस्तों ये जो मेटल होता है ना,
इसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, या आप लोग बोलो कि मेटल का कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, संक्षारण शुरू हो जाता है। तो कोरोजन बेसिकली वह प्रक्रिया है जब भी कोई मेटल अपने किसी भारी पदार्थ से संपर्क में आता है तो उसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, मेटल या कुछ और पदार्थ बनने लग जाता है ना, मेटल अपनी चमक खो देते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कोरोजन यानी संक्षारण। जैसे दोस्तों लोहे पे जो जंग लग रही है वो भी तो क्या एक प्रकार का कोरोजन ही है, संक्षारण ही है। सिमिलरली दोस्तों क्या होता है, जब आप लोग चांदी को कभी खुले में रख दो तो आप लोग देखना चांदी काली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो चांदी होती है वो क्या करती है, एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होती है उससे रिएक्शन करके क्या बना लेती है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। और ये सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है वो क्या होता है दोस्तों, काला होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो जैसे दोस्तों चांदी की वस्तुएं की बात करी जाए तो अगर आप लोग इसे खुले में रखोगे तो काली हो जाती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए क्यों होती है तो आप लोग बोलोगे सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से। क्लियर है क्या? तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। पहले सिल्वर था, अब क्या बन गया, सिल्वर सल्फाइड बन गया। ठीक है, उसी तरह दोस्तों लोहे को भी जब आप लोग खुले में रखोगे तो लोहा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके, वाटर में जो नमी है उससे अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत बन जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट यानी जंग। कि इस लोहे पे जंग आ गई, रस्ट आ गई, जो ये भूरे कलर की जो ये पदार्थ आप लोगों का बन जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कॉपर है। कॉपर को अगर आप लोग खुले में रखोगे ना तो दोस्तों ये कॉपर का एक्चुअली में कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, भूरा होता है। लेकिन जब आप लोग इसे खुले में रखोगे तो दोस्तों ये आप लोगों का ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों आप ये मूर्ति भी देख लो, ये हरे रंग की हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, क्योंकि कॉपर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर का पदार्थ आपको दिख रहा है एक्चुअली में क्या है, कॉपर कार्बोनेट है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। रिएक्शन ये है, रिएक्शन ध्यान रखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। बस आप लोगों से अगर पूछा जाए कि कॉपर को खुले में रखने पर ये हरे कलर, इस हरे कलर सा हो जाता है, ये बेसिकली हरा कलर क्या है, क्योंकि पहले जो कॉपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। अब गुरुजी कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है, संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है? दोस्तों कोई मेटल है, ठीक है, अगर मैं इसके चारों ओर पेंट कर दूं तब भी मेटल को कोरोजन से, संक्षारण से रोका जा सकता है। भारी पदार्थ को इसके कांटेक्ट में आने से रोका जा सकता है। बोलो बोलो हां या ना, बोलो। ठीक है दोस्तों, एक तरीका और है कि सर कोई मेटल होता है ना, मेटल उसके चारों ओर जिंक की कोटिंग कर दो, जिंक की कोटिंग कर दो, जिंक की कोटिंग कर दो। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी जिंक भी तो एक मेटल है। बिल्कुल, तो जो ऑक्सीजन आप लोगों के जिंक थोड़ा कम रिएक्टिव है, ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है। तो अगर कोई बहुत हाई रिएक्टिविटी मेटल है तो उसके ऊपर हम लोग जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर जिंक से भी तो ऑक्सीजन अभिक्रिया कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन अब जो ऑक्सीजन है, क्या वो अब जिंक ऑक्साइड बन गया? अंदर वाला मेटल तो आप लोगों का मेटल तो सेफ है ना। तो कई बार हम लोग जिंक की भी कोटिंग कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। ऐसे ही दोस्तों क्या कुछ और भी प्रोसेस है क्या? हाँ, आप लोग नाम याद रख लो दोस्तों। एक होता है आप लोगों का पेंटिंग, है ना, जैसा भी मैंने बताया, आप पेंट लगा के आप लोग कर सकते हो। एक प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इसके चारों ओर हमने कोई ऐसा पदार्थ लगा दिया जो कि क्या है, अंदर वाले मेटल को बचाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में अगर पूछा जाए कि मेटल के चारों ओर बेसिकली किसकी कोटिंग होती है, तो जिंक की कोटिंग होती है, जिंक की पतली परत होती है। क्लियर है क्या? तो ये जो आप लोगों की जिंक की कोटिंग है ना, वो आप लोगों का क्या होगा, मेटल को टूटने से बचाएगा। कोई गिर गया तो मेटल तो प्योर है, उसके चारों ओर क्या है, जिंक ऑक्साइड की आप लोगों की कोटिंग है। क्लियर है? आ जाओ।
दोस्तों और कोई तरीका है क्या? और भी तरीका है दोस्तों, अलॉइंग करना, मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, आपने जैसे मान लीजिए आपके पास में आयरन था, क्लियर है? आयरन क्या होता है? थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसको हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? कार्बन, इसमें थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है। आगे बात समझ में? अब दिक्कत यह है सर, स्टील पे काफी जंग लगती है, तो स्टील में जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या मिला दिया इसमें? क्रोमियम आप लोगों ने मिला देते हैं, कुछ निकल मिला देते हैं, जिससे ये जो नई स्टील बनी इसे बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। इस पे आसानी से जंग नहीं लगती, स्टेनलेस स्टील। तो क्या होता है? मेटल, सॉरी अलॉय, मिश्र धातु किसको बोलते हैं? कई बार हम लोग धातु में कोई और तत्व भी मिला देते हैं, कोई और धातु भी मिला देते हैं, या हो सकता है कोई अधातु भी आप लोग मिला देते हैं, तो इसे आप लोग बोलते हैं मिश्र धातु यानी अलॉय। तो मिश्र धातु क्या है? जिसमें एटलीस्ट एक धातु हो। मतलब मान लो आपने आयरन प्लस कार्बन, इसको भी आप लोग अलॉय मिश्र धातु बोलेंगे, क्योंकि एक तो आपकी धातु है ही ना आयरन, तो दूसरा आपको अधातु भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है। आ गई बात समझ में? जैसे दोस्तों ब्रास जानते हो, पीतल, पीतल बनता है कॉपर और जिंक से। क्या ये एक मिश्र धातु है क्या? बिल्कुल। कॉपर भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, एक मेटल होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? तो दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु, अलॉय, बशर्ते उसमें एक क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो दोस्तों जब आप लोगों का जैसे प्योर आयरन की अगर हम लोग बात करें, वो काफी सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा मृदु होता है, तो अगर हम लोग इसमें कुछ कार्बन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? ये क्या बन जाता है? काफी हार्ड हो जाता है, काफी कठोर और मजबूत हो जाता है, इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग कार्बन मिला दे तो। क्लियर है? और दोस्तों जब इसमें लोहे में कार्बन के अलावा निकल और क्रोमियम भी अगर आपने मिला दिया, क्रोमियम निकल, तो आप लोगों का क्या बन जाता है? एक दूसरा मिश्र धातु बन जाता है, जिसका नाम है स्टेनलेस स्टील, जो कि काफी हार्ड होता है और इजीली उसमें जंग भी नहीं लगती है। क्लियर है दोस्तों? हमारे घर के जो बर्तन है ना, वो क्या पानी के कांटेक्ट में आते हैं क्या? सर बहुत ज्यादा आते हैं भाई, धोते भी तो है ना हम लोग, तो जंग लगने के चांसेस ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। तो ये हमको हमारा किससे बनाएंगे? स्टेनलेस स्टील के, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगती। दोस्तों जो भी आप लोगों के कोई सर्जरी वगैरह होती है, जैसे कभी आप डेंटिस्ट के गए होंगे, तो डेंटिस्ट के पास में भी डेंटिस्ट मिरर होता है, और भी वो सुई वगैरह होती है आपके अंदर ऐसे कुछ करने के लिए, वो सारी आप लोगों की स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। तो ध्यान रखना, अगर आप लोगों से पूछा जाए स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, स्टील कैसे बनता है, पहले आप लोग समझ लो। जब आप लोग आयरन में मिलाते हैं कार्बन तो बनता है स्टील। अब दोस्तों अगर आप लोग कार्बन के अलावा अगर आप लोगों ने निकल और क्रोमियम भी मिला दिया, तो दोस्तों फिर इसको आप लोग बोलेंगे स्टेनलेस स्टील। इसी बार आप लोगों से एएलपी में पूछा गया है। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है। तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट जितनी भी मिश्र धातु है जो आप लोगों को दी गई है एनसीईआरटी में, वो बताता हूं। चलो बहुत सारी होती है, मैं आप लोगों को जो एनसीईआरटी में दी गई है वो आप लोगों को बता रहा हूं। स्टील किससे मिलकर बनती है? आयरन प्लस कार्बन से। अगर आयरन प्लस कार्बन, या मैं बोलूं स्टील में अगर आप लोग निकल और क्रोमियम भी मिला देते हो, तो क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। दोस्तों ब्रास जो पीतल होता है किससे मिलके बनता है? कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। और दोस्तों ये जो ब्रास है ना, सॉरी ब्रॉन्ज, कांसा जो होता है, ये किससे मिलके बनता है? कॉपर और टिन से। दोस्तों टिन का सिंबल होता है SN, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसका लैटिन नेम क्या होता है? स्टेनम होता है। आगे बात समझ में? सर परसेंटेज में बताओ। मैं 70-30 है, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसका 88% और 12%, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको दिया नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप डी में पूरा एनसीईआरटी आती है आपकी, है ना। हालांकि मैं अगर आपको एक नॉलेज के लिए चाहिए तो 70% प्लस 30%, और ये हो जाएगा 88% प्लस 12%। आगे बात समझ में? क्लियर? दोस्तों एक अलॉय और होती है, एक मिश्र धातु और होती है सोल्डर। एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया नहीं है, लेकिन एनटीपीसी वगैरह में पूछ लेता है ये, है ना। तो आप लोग ध्यान रख लेगा, ये भी मिश्र धातु ये भी मिश्र धातु है। ये किन से बनी होती है? लेड और टिन। लेड और टिन। दोस्तों इस मिश्र धातु यानी सोल्डर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? एक प्रोसेस में जिसका नाम है सोल्डरिंग। ये सोल्डरिंग प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? वेल्डिंग जानते हो? वेल्डिंग, हाँ सर, दो मेटल को जोड़ने के लिए होता है।
वैसे ही दोस्तों आपने कभी अपना मोबाइल रिपेयर करवाने गए हो, वैसे हालांकि आजकल तो मोबाइल ऐसे आने लग गए जिसकी बैटरी चेंज नहीं होती है, आप लोग उसको रिपेयर कर ही नहीं सकते। मतलब बैटरी खराब हो गई तो पूरा फोन ही चेंज करना पड़ेगा। पहले तो क्या आता था, बैटरी जो आती थी, अगर आपकी बैटरी खराब हो गई फोन की तो आप चेंज कर सकते थे। आजकल के दोस्तों जितने भी नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, उपकरण आ रहे हैं, है ना, या नए मोबाइल की अगर हम लोग बात करी जाए दोस्तों, उसकी बैटरी आप लोग चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है बताओ, ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है? बताओ ऐसा क्यों किया गया है? सर हमारी सेफ्टी के लिए, गलती से सर बैटरी निकल नहीं जाए, नहीं। दोस्तों वो इसलिए किया जाता है कि अगर बैटरी खराब हुई तो आपको भाई साहब नया फोन लेना पड़ेगा। जो काम आपका 200 300 500 में हो जाता, अब वो आपको नया फोन लेना पड़ेगा 10,000 12,000 15,000 रुपए देके। दिस इज बिजनेस, प्योरली बिजनेस। क्लियर है? आप मुझे एक चीज बताएंगे, आपने बचपन में टीवी पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, जागो ग्राहक जागो, देखे हैं आपने? बोलो यस और नो। जागो ग्राहक जागो। दोस्तों सरकार लोगों को, देश की जनता को अवगत कराती थी कि भैया कोई भी सामान आप लोग ले रहे हो ना तो ध्यान से लो। आज मुझे बताओ एक भी एडवर्टाइजमेंट आप ऐसा देखते हो क्या? सरकार की और कंपनियों की, पहले सरकार का काम क्या था और आज भी यही है और आगे भी यही रहेगा, और हर देश की सरकार का यही काम है कि भाई हमारी जो देश की जनता है उनका ध्यान रखना। यार जनता नहीं तो चुना है ना, तो वो देश की जनता का ध्यान रखेंगे, जनता, हमारा देश बेटर हो, हमारी जनता स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ठीक है। लेकिन और इसलिए बोलते थे कि यार ऐड लाते थे कि भैया देशवासियों ये कंपनी से बचकर है ना, कि जागो ग्राहक जागो, कितने ऐड आते थे। आज एक ऐड मुझे आप बता दो, क्योंकि अब तो कंपनियों की और सरकार की मिली भगत हो गई। तो कंपनी पैसे देती है सरकार को कि यार हमारा ये पास करा दो, मानते हैं इसमें कमी है लेकिन आप ये पास करा दो। कई दोस्तों मार्केट में जो फूड के प्रोडक्ट होते हैं वो एक्चुअली में शरीर को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों सरकार उनको अलाउ कर रही है। क्लियर है? आ जाओ। हाँ, तो सोल्डरिंग प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे थे। कभी आप लोगों ने अपना मोबाइल रिपेयर कराया हो 5-6 साल पहले, तो वो देखते होंगे आप लोग, वो जो मोबाइल रिपेयर करने वाला ना कोई ऐसा कुछ यूज करता है, मतलब समझ रहे हो? तो वो दो चीजों को चिपकाने के लिए कुछ चीज यूज करता है, ऐसे तार सा होता है, वो बेसिकली सोल्डर का वायर होता है, उसको गर्म करते हैं, वो मेल्ट होके इनमें गिरता है और इन दोनों को चिपका देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्डरिंग। और ये जो वायर जो होता है ना उनके पास ऐसा, है ना, उसको बोलते हैं सोल्डर। सोल्डर का बना होता है वो। तो सोल्डर जो आपका अलॉय होता है वो किस कहां पर इस्तेमाल होता है? सोल्डरिंग प्रोसेस में होता है। बताए दोस्तों, आंसर बताए इसका। कॉपर और टिन से बनने वाली मिश्र धातु का नाम क्या है? तो कॉपर और जिंक से तो ब्रास बनती है, ब्रास, तांबा। क्लियर? और कॉपर और टिन से क्या बनती है? ब्रॉन्ज बनती है, कांसा बनती है। क्लियर है क्या? चले आगे, आ जाओ। अब बात करते हैं सर अमलगम क्या है। दोस्तों अमलगम भी क्या है? एक मिश्र धातु है। अब दोस्तों इस मिश्र धातु में क्या होता है, एक तो होती है आप लोगों की मरकरी, दूसरी कोई और हो सकती है, जैसे चांदी हो सकती है या कोई और मेटल हो सकती है, ठीक है। तो अमलगम बेसिकली ऐसा अलॉय है, ऐसा मिश्र धातु है जिसका एक घटक क्या है? मरकरी है, यानी पारा है। दोस्तों कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का दांत में कैविटी हो जाती है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसमें ऐसा कुछ भर देते थे। इसको क्या बोलते हैं? ये अमलगमी है। बेसिकली ये वाला जो अमलगम जो दांतों की कैविटी को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो आप लोगों का किससे मिलकर बना होता है? मरकरी और सिल्वर। आगे बात समझ में ध्यान आप लोग रखेंगे। क्लियर है क्या? तो दांतों में भरने वाला जो है ना, ये आप लोगों का अमलगम में आप चांदी मिला के, है ना, क्लियर, और थोड़ी मात्रा में टिन और तांबा भी हम लोग मिला देते हैं। क्लियर है? आ जाओ। तो पीतल के घटक क्या है? ब्रास, है ना, कॉपर और जिंक, अभी कराया मैंने क्वेश्चन, सेम देखो आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। सीसा और टिन वाला मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। लेड और टिन से क्या बनता है बताओ? अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पीली बताया है ना। सोल्डर किससे मिलके बनता है? लेड और टिन से, ठीक है।
तो लेड और टिन, अरे क्या हुआ, लेड और टिन, सीसा और टिन, ठीक है, तो सोल्डर इससे बनेगा। दोस्तों पूरा आप लोगों का चैप्टर हो गया। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बायोलॉजी पूरी खत्म कर चुके हैं कि सर मेरी बायोलॉजी हो गई, और कितने ऐसे बच्चे हैं कि सर आज तक जो भी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई आपने वो भी हो गई। क्लियर है क्या? तो आपका दोस्तों पता भी नहीं पड़ेगा कब सिलेबस हो जाएगा पूरा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, हमारी केमिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी, केवल एक चैप्टर बचा है। देखो आप लोग क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी उठा के देखना, पहला चैप्टर है मैटर, पदार्थ, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है क्या, उसमें समझाया जाता है क्या मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, कोलोइड क्या होता है, यौगिक क्या होता है, क्या ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है क्या? बताओ, पढ़ी है क्या? बताओ। फिर इसका अगला चैप्टर है आप लोगों का एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? फिर क्लास 9 का अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, क्या ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? बताओ, बोलो। तो ये 9th क्लास के जो साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर है क्या पूरे कर लिए क्या? चलो अब 10th वाली जब आप लोग उठाओगे तो उसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? बताओ, बोलो। क्या बात है दोस्तों। दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? पता ही नहीं तुम्हें। अब इसके बाद में आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? और दोस्तों अब इसके बाद में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में कार्बन एवं इसके यौगिक दिए हुए हैं, जो कि हमारा कल से शुरू होने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में टोटल आप लोगों के 8 चैप्टर है, 7 हम लोग कर चुके हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? कुछ छोड़ा थोड़ी हमने इसमें, जल्दी से बता दो। सर कहां छोड़ा है, सब कराया तो है। ये मुन्ना जैसे बच्चा आ जाए क्लास में और सॉरी ये तो हुआ ही नहीं, क्लास देखते नहीं है। आगे बात समझ में। तो अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो क्या होगा? क्या होगा? कार्बन एवं इसके यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। 2025 के सभी एग्जाम्स की तैयारी आप लोगों को एक साथ करनी है, एक ही बैच से करनी है। जुड़ो, ऐसी आप लोगों की साइंस पढ़ने को मिलेगी कि आपको जीवन में कभी वापस साइंस पढ़ना नहीं पड़ेगा। एएलपी की भर्ती आ चुकी है, टेक्नीशियन भी की भी आप लोगों की जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। NY200 कोड आप लोग यूज कर लीजिए दोस्तों। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस है, डेली लाइव क्लास होती है। 2024 के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। सर कोड बता दीजिए, फिर से बताता हूं। कॉम्बो लोगे NY200 लगा लो, उस पर भी 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और जनरल साइंस आप लोगों का NY200 आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो कोर्स में जाइए, निर्माण बैच जाएंगे, बाय नाउ करेंगे, आप लोगों की क्लास चल जाएगी। क्लियर है क्या? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।